DSM-5 टीआर का मतलब ये है कि टीआर का जो साथ में आपको नज़र आ रहा है, उसका मतलब है कि इट इज़ अ टेक्स्ट रिवीजन कि मीन्स के जो टेक्स्ट था DSM-5 के अंदर जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट को मॉडिफाई किया गया है। अब जो उसकी मॉडिफिकेशन है उसको जो है हम लोग आज डिटेल में देखेंगे कि DSM-5 में क्या चीज़ थी, DSM-5 टीआर में क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या चीज़ें जो है वो अपडेट्स हुई। जैसा कि नेम से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा है कि इट इज़ अ मैनुअल। अब एक मैनुअल किस लिए यूज़ होता है? जो भी प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, उस मैनुअल को यूज़ करते हैं ताकि वो अपना जो आगे फ़र्दर यू कैन से कि जो भी डायग्नोसिस है, जो भी उनके क्लाइंट्स का कोई इश्यू है, वो ईज़िली जो है, वो उसको 2 मिनट, काइंडली मार्क ना किया करें, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। ओके। सो इसमें यूजुअली मैनुअल में क्या होता है कि जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं और वो देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो प्रॉपरली इसके अंदर कोई भी सिम्पटम्स आपके पास आ रहे हैं, तो क्या वो इस DSM-5 में मैच हो रहे हैं? अगर मैच हो रहे हैं तो कौन से डिसऑर्डर के साथ मैच हो रहे हैं? अच्छा, वो हमें डिसऑर्डर का जब आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस डिसऑर्डर के साथ मैच हो रहे हैं, तो फिर हम फर्दर जो है उसको डायग्नोसिस बेसिस पे और इस तरीके से हमें फर्दर उसकी हेल्प मिलती है। तो अगर हम इसको डिटेल में DSM को डिटेल में देखें दैट इज़ द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। DSM का मतलब क्या है? ठीक है, ये मेंटल डिसऑर्डर का एक मैनुअल है, ठीक है? ये हैंडबुक है जो यूज़ की जाती है स्पेशली और इसको इसमें बहुत सारी डिटेल यू कैन से कि डिस्क्राइब किया हुआ है हर डिसऑर्डर के बारे में। बहुत डिटेल इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन है, चाहे उसके डायग्नोसिस से रिलेटेड है, रिस्क फैक्टर से रिलेटेड है, प्रेवलेंस से रिलेटेड है कि मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में ज़्यादा है। उसके अलावा जो है कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो लीड कर सकती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें कनेक्टेड हैं, एक डिसऑर्डर कैसे दूसरे दूसरे डिसऑर्डर के साथ डिफरेंशिएट होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में इसको लिखी गई हैं। अब इसमें यूजुअली क्या होता है कि जैसा कि ये एपीए और एपीए में स्पेशली अगर हम इसकी बात करें तो उसके थ्रू जो है ये अपडेट होती है। एपीए क्या है? एक एसोसिएशन है जिसको हम कहते हैं अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। कुछ लोग हमारे साथ अभी काफ़ी सारे एजुकेटेड लोग भी हैं मीन्स के जो अभी साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ये स्टार्टिंग बोरिंग हो सकता है। बट ये बेसिक बताना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ स्टूडेंट्स जो हैं उनको इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। ठीक है? ओके, तो DSM-5 जो थी वो फर्स्ट DSM-5 का मतलब क्या 5 जो है ना वो एडिशन है। जैसे बुक्स के आपको एडिशन्स बताए जाते हैं स्कूल यूनिवर्सिटी में कि आप ये वाली बुक लीजिएगा तो उसका ये एडिशन होना ज़रूरी है। हर एक की बुक का एक अपडेटेड वर्ज़न आता है। इसी तरीके से DSM से लेके DSM-1, 2, 3, 4 और DSM-5 जो है वो 2013 में आई और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जो है वो DSM-5 टीआर आई है। अब इसमें यूजुअली होता क्या है? क्यों ये अपडेट्स इम्पोर्टेंट होती हैं? ये क्यों अपडेट्स आती हैं? उसके पीछे जी, जी, मैं अभी आपको बताती हूँ। उसमें जो सॉरी ओके अब जो ये क्यों अपडेट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसा कि आप देखते हैं कि कैसे जो है वो लाइफ़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो गई है। जूँ-जूँ हर ईयर आगे की तरफ मूव करता है, एक न्यू चैलेंज, एक न्यू चीज़ें आपके सामने आती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ऑनगोइंग रिसर्चेज़ होती हैं, अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन में हो रही होती हैं, जिसके थ्रू जो भी अपडेट होती है उसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है? जो पूछ रहा था कि DSM-5 और DSM-5 टीआर में डिफरेंस क्या है? तो DSM-5 टीआर जो है वो टेक्स्ट रिवीजन है, अपडेटेड वर्ज़न है DSM-5 का, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेज़ आए हैं जो फर्दर हम डिटेल में आज देखेंगे कि किस तरीके से वो डिटेल में आया और उसमें क्या-क्या चेंजेज़ थे, सब चीज़ें आज हम देखेंगे और उससे हमें अंदाज़ा होगा कि DSM-5 को और DSM-5 टीआर को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसमें यूजुअली क्या होता है कि एक पूरी टीम होती है, जब जो कोई भी अपडेट आनी होती है तो उसमें बहुत सारी टीम, बहुत सारे प्रोफेशनल ऐड होते हैं। इसी तरीके से DSM की भी बहुत सारे एक एसोसिएशन है जो इसके साथ कनेक्टेड है और प्रॉपरली इसके अंदर रिसर्चेज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं, इसमें अपडेट्स आना स्टार्ट हो जाती है। DSM-5 टीआर बहुत मज़े की है, बहुत कुछ न्यू है, बहुत कुछ न्यू है, मैं आप लोगों को साथ-साथ दिखाऊँगी भी सही। अब आगे अगर हम देखें कि क्या चेंजेज़ आए हैं DSM-5 में, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि चेंजेज़ क्या हैं DSM-5 में कि जो एस्पर्गर सिंड्रोम था, जिसको अब जो है वो कहा गया है ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है? इसकी रिकंसेप्चुअलाइज़ेशन की गई है, कंसेप्चुअलाइज़ किया गया है कि एस्पर्गर सिंड्रोम, ठीक है? उसके बाद जो है वो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन होती है, ये चेंज जो है वो DSM-5 टीआर में लेके आए गए। फिर उसके अलावा जो है जो शिज़ोफ्रेनिया की जो सब टाइप्स थी उसको एलिमिनेट किया गया है। उसके अलावा कुछ जो चीज़ें हैं यू कैन से कि जब DSM-5 टीआर को उन्होंने अपडेट किया है, टेक्स्ट रिवीजन की है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दी, रिमूव कर दी, डिलीट कर दी, कुछ न्यू चेंजेज़ ऐड कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दी, एक डिसऑर्डर को दूसरे डिसऑर्डर के नेम से चेंज कर दिया, कुछ डिसऑर्डर को एक न्यू नेम दे दिया।
कुछ लोगों सिर्फ़ नेम के साथ-साथ उसकी कंसेप्चुअलाइज़ेशन में भी रिकंसेप्चुअलाइज़ेशन की गई। देखिए, हम किसी भी चीज़ को कंसेप्चुअलाइज़ कैसे करते हैं कि पूरी उसकी रूट कॉज़ से लेके उसको एक एंड पॉइंट तक लेके जाते हैं, जहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट बनता है हमारे माइंड में कि अच्छा ये इसकी बेस ये है और ये इस तरीके से जो है ये चीज़ मूव हो रही है या इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। रिकंसेप्चुअलाइज़ेशन क्या है कि जो चीज़ ऑलरेडी डेवलप थी, कॉन्सेप्चुअलाइज़ थी, उसको रिकंसेप्चुअलाइज़ किया गया डिपेंड ऑन द रिसर्चेज़ जो भी ऑनगोइंग रिसर्चेज़ थी उनके थ्रू जो है उसको रिकंसेप्चुअलाइज़ किया गया है। अ, उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं क्लासिफिकेशन। अगर हम DSM-5 की क्लासिफिकेशन को देखें तो टोटल DSM-5 में 19 मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। अब आपको लग रहा होगा कि 19 तो कुछ है ही नहीं मेंटल डिसऑर्डर, बट 19 डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि ओनली 19 डिसऑर्डर्स के बाद जो है वो DSM-5 खत्म हो जाती है। DSM में 19 मेंटल डिसऑर्डर्स होने का मतलब ये है कि एक डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास तकरीबन 8 से 10 इसके अंदर इसकी सब टाइप्स में आते हैं डिसऑर्डर और उसकी मल्टीपल डोमेन्स आती हैं। इसी इसी तरीके से एंग्जायटी डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर्स हैं, शिज़ोफ्रेनिया है। इस तरीके से हर डिसऑर्डर जो है अपने ही अंदर 8 से 10 जो है वो मल्टीपल डिसऑर्डर उसके अंदर ऐड होते हैं। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आपको आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? हेलो? ओके, थैंक यू सो मच साहिबा। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि हमारे किस तरीके से जो है वो रिलेटेड उसके अंदर कैटेगरीज़ हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेटेड डिसऑर्डर जो हैं, एक डिसऑर्डर के अंदर जो है वो पाया जाता है। अब आगे हम अगर देखें, तो चेंजेस क्या आई न्यू एडिशन में जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ जैसे अटेंशन टू कल्चर, रेसिज़्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। यूएस में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है व्हाइट और ब्लैक पीपल में, ठीक है? और DSM-5 में अगर हम देखें तो उनको बहुत डिस्क्रिमिनेट किया गया है उस डायग्नोस्टिक मैनुअल के अंदर भी। बट DSM-5 टीआर जब आई है तो उन्होंने कल्चर को बहुत फ़ोकस किया है कि हर डिसऑर्डर का कल्चर के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकता है वो। उसकी रूट कॉज़ कोई और हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कल्चरल डिफरेंसेस। उसके बाद रेसिज़्म और डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें, तो हम रेसिज़्म किस तरीके से और डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से था, रेसिज़्म क्या है कि हर एक जो है वो रेस होती है, जैसे मैंने कहा व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल, इस तरीके से वहाँ पर रेसिज़्म है, साउथ अफ्रीकन है, अमेरिकन है, इस तरीके से जो साउथ अमेरिकन है, इस तरीके से बहुत सारे जो है डिफरेंट वहाँ पर रेसेस पाई जाती हैं। अब एक जब आप कह सकते हैं इंटरनेशनली बहुत सारे डिफरेंट लोग कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट रेसेस जो हैं वो होती हैं, ठीक है? यू कैन से अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊँ कि एक तरह से कबीले, ठीक है? हर एक का जैसे हमारा कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी तरीके से यूएस में रेसिज़्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है कि एक चीज़ कुछ चीज़ें जो अभी तक अमेरिका में ये चीज़ होती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो व्हाइट पीपल के लिए तो वहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन ब्लैक पीपल को वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसीलिए इन्होंने इस डिसऑर्डर जब इस मैनुअल को, इस रिवीजन को बनाया, तो इसमें इसको डिस्क्रिमिनेट किया उन्होंने, बहुत डीपली डिस्क्रिमिनेट किया इसको। अब उसमें क्या किया उन्होंने देखा कि अच्छा ये चीज़ों पे हमने अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं किसी भी डिसऑर्डर को होने में और डायग्नोज़ करने के लिए। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को कोई बात कहते हो, तो आप उसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसे ये कहो कि अली का कद जो है वो छोटा, तुम बताओ उसका कितना कद होगा? ठीक है? आप जब ये बात कह रहे हो, तो देखिए यहाँ पर आप उसको ऑलरेडी बता रहे हो, उसको डायरेक्शन दे रहे हो कि उसका कद छोटा है, ठीक है? जब आप उसके साथ ये काम कर रहे हो ना, तो अब उसको आइडिया हो चुका है, अब वो 5 इंच से हो सकता है 5% नीचे नीचे ही सोचेगा, 4 होगा, 4.5 होगा, 3 होगा, इस उस थॉट प्रोसेस में वो चला जाएगा। मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, उसको डायरेक्शन दे रहे हो, उसको उस तरफ फ़ोकस कर रहे हो। तो DSM-5 ने इस चीज़ को इन चीज़ों में इन चेंजेस लेके आए ताकि जो है इनको चीज़ों को जो है वो डिफरेंशिएट किया जा सके। उसके बाद अगर हम DSM-5 और डायग्नोसिस बताएँ फॉर चिल्ड्रन, इसमें इसी तरीके से जो चिल्ड्रन की डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, उसमें जो है वो भी चेंजेस देखी, डायग्नोसिस देखी, कोडिंग सिस्टम होता है DSM-5 में। अब कोडिंग सिस्टम के बहुत सारे डिफरेंट रीज़न्स हैं वो कोड होने के। पहला रीज़न अगर बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और आप एक साइकोलॉजी स्टूडेंट के होने के नाते अगर आप उस पे फ़ोकस करें कि कोडिंग क्यों यूज़ की जाती है, कोडिंग का मकसद क्या होता है? तो उसमें बेसिकली क्या चीज़ है कि कोडिंग को इसलिए यूज़ किया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि हर तरफ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। हम बहुत ज़्यादा जल्दी लेबलिंग कर लेते हैं।
क्लाइंट्स को जब पता चलता है कि अच्छा उसको ये वाला डिसऑर्डर है, तो वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है या फिर उसके अकॉर्डिंगली वो रिसर्च स्टार्ट कर देता है। उस तरह के वो अपने अंदर बिहेवियर लेके आ सकता है जिसकी वज़ह से बायसनेस आ सकती है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो यूजुअली जो डायग्नोसिस जहाँ पर डायग्नोसिस हो रहा होता है तो वहाँ पर हम कोई ना कोई कोड ऐड कर देते हैं और वो कोड हम खुद से ऐड नहीं करते, वो DSM-5 के अंदर ऐड है। मैं भी आप लोगों को DSM-5 TR ओपन करके दिखाऊँगी जहाँ पर हर डिसऑर्डर, हर टाइप, हर कैटेगरी के आगे उनकी सब टाइप्स दी हुई हैं और उसके साथ उनकी कोडिंग भी दी हुई है। F10 पॉइंट 0.5 इस तरीके से जो है डिफरेंट कोडिंग सिस्टम दिया हुआ है। और सेकेंडली अगर हम इसको देखें इन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बेसिस हम इसको देखें तो उसमें जो है 2 मिनट ओके। अब उसमें जो है रिसर्च में इसका क्या काम है बेसिकली कोडिंग में, उसका ये मकसद होता है बेसिकली कि हम लोग जो हैं काइंडली तहज्जुद ये काम ना करें यहाँ पर। आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आप लोग प्रोफेशनल्स हो के ये काम कर रहे हैं। ओके, सो कोडिंग का रिसर्च में ये मकसद होता है कि फॉर एग्जांपल कि जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो कोड वर्डिंग को सिंपली जस्ट वो कोड को यूज़ करते हैं तो उनको दूसरे सारे रिसर्चर्स को आइडिया हो जाता है, अच्छा ये वाला इस डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। DSM-5 TR में जो है एक अलग से सेक्शन 3 बनाया गया टेक्स्ट रिवीजन में, ठीक है? इसमें यूजुअली उन्होंने जो चीज़ें ऐड की वो सेक्शन 3 का मकसद क्या था कि उसको थोड़ा-सा और डिटेल में बताया जा सके जहाँ पर रिस्क फैक्टर्स को, डिफरेंशियल डायग्नोसिस को, प्रेवलेंस को बहुत डिटेल में चीज़ें बताई, ताकि जो है वो जो भी डायग्नोज़ कर रहा है, जो भी प्रोफेशनल इसको यूज़ कर रहा है, वो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो यूज़ कर सके। आगे अगर हम मूव करते हैं दैट इज़ द मॉडिफिकेशन। अब जैसे हमने ऊपर चेंजेस की बात की, इसी तरीके से जो है वो मॉडिफिकेशंस जो आई हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल इश्यूज आए, रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है? उसके अलावा साइंटिफिक फाइंडिंग्स, रिसर्च को, जेनेटिक्स को ऐड किया गया है कि कैसे जो जीन्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी जहाँ पर वो लोग वो बता रहे थे कि कैसे जो है सबसे पहले जो है हम ये ध्यान रखते थे कि कैसे जो है वो बच्चे की फिज़िकली बच्चा जो है वोम में है मदर की और क्या वहाँ पर उसको प्रॉपर्ली उसकी फिज़िकली वो प्रॉपर्ली वो उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन उसके साथ-साथ अब जिस चीज़ को फ़ोकस किया जा रहा है, सी मैंने जैसे कहा ना कि जो-जो लाइफ़ कॉम्प्लेक्स हो रही है, उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसीलिए अपडेट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या था कि वो कहते हैं कि अब मेंटल हेल्थ को भी बहुत फ़ोकस करना पड़ता है कि बातचीत क्या कर रहे हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन वो इनटेक कर रहे हैं, क्या फूड ले रहे हैं। ये चीज़ें वो हैं जो बच्चे की एक तरह से तरबियत कर रहा है इन द होम और उसकी मेंटालिटी, माइंडसेट उसी तरीके से बन रहा है, वो डाइट, वो थॉट प्रोसेस जो मदर उस वक़्त सोच रही है, चीज़ें कर रही है, सेम चीज़ जो है वो बच्चा अडैप्ट कर रहा होता है। और वहीं से उसके अंदर वो सारे थॉट प्रोसेसेस चलना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि बच्चे जो हैं वो 3 साल में, 2.5 साल में बोलना स्टार्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि तब तक उनको कुछ भी समझ ही नहीं है। जबकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चा उस वक़्त तक स्टोर कर रहा होता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। आपको लग रहा होता है कि जब वो बच्चा न्यू-न्यू बोलना शुरू करता है, न्यू-न्यू वर्ड्स बोलता है तो सारे पेरेंट्स और सारी फैमिली कह रही थी हमने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की इसके सामने, आई डोंट नो इसने कहाँ से ये चीज़ सीख ली है। एक्चुअल में जब बच्चा नहीं बोल रहा होता, आप लोग बोल रहे होते हैं तो बच्चा जो है हर चीज़ को स्टोर कर रहा होता है। और वो जब उसको बोलता है आपके सामने तो आपको हैरानगी होती है कि ये इसने कहाँ से सुन लिया, ये इसको कैसे पता है चीज़। तो आप बच्चों को हम लोग बच्चों को बहुत बच्चा समझ लेते हैं, हमें लगता है इनको कुछ समझ नहीं आ रही, एट दैट मोमेंट बच्चों को सब चीज़ें समझ आ रही होती है। इसीलिए जो है लेटेस्ट रिसर्च में जो है साइंटिफिक फाइंडिंग्स में इंटीग्रेट किया गया है कि कैसे जो है जेनेटिक्स बहुत मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। यस, शहज़ाद एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट होता है। जस्ट पहले क्या था कि हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को मोर फ़ोकस्ड करते थे एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ भी ऐसा होता है तो वो हमें लगता है हमें था कि DSM-5 के अकॉर्डिंग भी कि वो चीज़ें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट करती हैं मेजरली। फिर अभी जो मॉडिफ़िकेशंस आई हैं उन्होंने बहुत लेटेस्ट रिसर्चेज़ में साइंटिफिक फाइंडिंग्स में उन्होंने इंटीग्रेट किया जेनेटिक्स को भी, कि जीन्स कितना मेन रोल प्ले करते हैं एक पर्सन की मेंटली तौर पे उसके इंटेलिजेंट होने में, मेंटली तौर पे फ़ोकस्ड होने में, मेंटली तौर पे उसका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होने में मेजरली रोल प्ले करता है जेनेटिक्स भी। इसी तरीके से डिफरेंट डिसऑर्डर्स के जो है वो उसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है? उसके अलावा जो है जैसे स्ट्रीमलाइन किया क्लासिफिकेशन ऑफ बाइपोलर एंड डिसऑर्डर, रीस्ट्रक्चर किया है सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर को, इसी तरीके से एनहांस किया है, स्पेसिफाई किया है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स को भी। इसके बाद अगर हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
जब हम DSM-5 TR का जब मैं कोर्स करवाती हूँ, स्पेशली जब मैं खुद कोर्स करवाती हूँ, तो उसमें मैं मेजरली जैसा कि हमारा रिसेंटली अब हमारा DSM-5 का कोर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से प्रॉपर्ली ऑनगोइंग होना स्टार्ट होगा। तो उसमें बेसिक चीज़ें जो मैं करवाती हूँ, वो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं मेरे लिए, बिकॉज़ एक स्टूडेंट को अगर ये चीज़ें पता हैं, तो वो कोई भी कभी भी जो है वो इस चीज़ को कर सकता है। अभी तक मैंने डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस में पढ़ाया और एक ऑर्गनाइज़ेशन के 13 बैच तक मैं उनको लेके गई हूँ और इसमें जो-जो अपडेट्स आती रही, उसी अपडेट के साथ हम चलते रहे। अभी जो है रिसेंटली एक और हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर ज स्टूडेंट्स को जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने ज़रूर बताने। उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या-क्या चीज़ें हैं कि डिसऑर्डर का नेम क्या है? किसने उसकी डेफ़िनेशन क्या है? हर डिसऑर्डर की एक ऐसी डेफ़िनेशन है जिससे बहुत सारे डिफरेंशिएशन करना उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि अच्छा किसके बेस पे ये डिफरेंस आ रहा है, ये चीज़ इससे डिफरेंशिएट होती है। उसके अलावा कि ये किसने डिसऑर्डर जो है डिस्कवर किया। बैक एंड पे, रूट पे किस पर्सन ने पहली बार इस डिसऑर्डर को बात की या इस डिसऑर्डर को डिस्कवर किया। उसके साइन्स क्या हैं और उसके सिम्पटम्स क्या हैं। उसके बाद जो है हमारे पास क्राइटेरिया आता है। क्राइटेरिया क्या है कि हमें पता चले कि DSM-5 में किसी भी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसा कि हर चीज़ का क्राइटेरिया होता है, आप लोग कहीं पर एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर बताते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी 65% मार्क्स होने चाहिए, आपके पास ये वाली डिग्री होनी चाहिए, आप इस यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, तो तभी जो है वो आप एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से ओके, इसी तरीके से हमारे पास जो है यू कैन से कि DSM-5 TR में भी DSM-5 में भी यही चीज़ें दी हुई हैं कि किस तरीके से जो है वो क्राइटेरिया में क्या कितना ड्यूरेशन होना चाहिए अगर हम किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोज़ कर रहे हैं, कौन-कौन से सिम्पटम्स होंगे अगर ये सिम्पटम्स हैं तो हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन के हाथ काँप रहे हैं बहुत ज़्यादा कुछ होता है, पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, होंठ खुश्क हो जाते हैं, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, टाँगें काँपना शुरू कर देती हैं, हथेली पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो उसके अलावा जो है अगर पर्सन के साथ हर दफ़ा ऐसा हो रहा है तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ ये पर्सन जो है वो एंग्ज़ायटी का है। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया हर डिसऑर्डर का डिफरेंट क्राइटेरिया है जो DSM-5 में मेंशन्ड है कि ये चीज़ें अगर पर्सन के अंदर पाई जाती हैं तो इट मीन्स दैट कि पर्सन को जो है वो अ, ये वाला डिसऑर्डर जो है वो आप डायग्नोज़ कर सकते हैं। अब अगर हम साइन्स और सिम्पटम्स के डिफरेंस की बात कर लें, साइन्स क्या होते हैं? ये हमारे पास वो साइन हैं जो आपके पास यू कैन से कि ऑब्जर्वेबल होते हैं, ठीक है? आप उनको मेज़र कर सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको आपके सामने बैठा हुआ क्लाइंट है, ठीक है? क्लाइंट आपके पास आया है, तो वो आपसे बात कर रहा है, आपको आइडिया हो जाता है उससे, आप उसके साथ कोई स्केल अप्लाई कर लेते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है, दीज़ आर द साइन्स। उसके बाद सिम्पटम्स क्या होते हैं, जब आप एक डिटेल की हिस्ट्री और उसकी तरफ जाते हो, क्लाइंट आपको बता रहा है कि आजकल मैं जब भी मैं बहुत ज़्यादा अकेला रहना शुरू हो गया हूँ, मुझे दिल नहीं करता किसी से बात करने का, मेरी किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रही, बहुत खालीपन महसूस होता है, मैं अकेला ही रहता हूँ, पूरा दिन मेरी अजीब सी गुज़रती है, मुझे नींद नहीं आती है या बहुत ज़्यादा नींद आती है, मुझे बिल्कुल खाने का दिल नहीं करता, मैं बिल्कुल सुकड़ गया हूँ। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें बता रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है, वो सिम्पटम्स क्या है कि क्लाइंट खुद बता रहा है कि मुझे क्या-क्या इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। तो उनको हम सिम्पटम्स बोलते हैं। फिर उनको हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं, तो फिर हम उसको डायग्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं। फिर हम क्राइटेरिया को देखते हैं कि अच्छा क्लाइंट ने जो बात की है और DSM-5 उस बारे में क्या कहता है, क्या वो सिम्पटम और वो जो क्राइटेरिया वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हर डिसऑर्डर के अंदर सब टाइप्स हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो उसमें डिफरेंट है, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उसके अलावा जो है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है। ये सारे जो है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के यू कैन से कि टाइप्स हैं, ठीक है? अब हर टाइप का एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएशन है, वो ड्यूरेशन की बेस पे हो सकता है, वो ऑनसेट की बेस पे हो सकता है, वो डिफरेंट चीज़ों की वज़ह से जो है वो डिफरेंशिएशन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी अगर हम डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन जो है वो बच्चों को डिप्रेशन होता है, तो हम उसमें डायग्नोसिस जो है वो उसके बेस पे करते हैं और उसको डायग्नोज़ करके हम डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन का नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर एक पर्सन को एडल्ट को डिप्रेशन है, तो हम उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में डायग्नोज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उसके बाद साथ में अगर हम इसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को लाएँ, तो अब इन दोनों में टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस है कि अगर मेजर डिप्रेशन है तो पर्सन को 6 महीने से वो चीज़ें हो रही हैं और अगर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो इट मीन्स दैट कि पर्सन को जो है वो 2 साल तक अगर वो अप एंड डाउन डिप्रेसिव एपिसोड्स फेस कर रहा है, तो तब हम उसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जो है वो डायग्नोज़ करते हैं।
इसी तरीके से प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स का एक साइकिल होता है मंथली, तो उसके दौरान उससे पहले अगर पर्सन उस फीमेल को जो है वो डिप्रेसिव सिम्पटम्स आते हैं, डिफरेंट डायग्नोसिस सिम्पटम्स दिए होंगे DSM-5 में, अगर उसकी वजह से तो हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये डिफरेंशिएशन है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि कैसे जो है हर डिसऑर्डर की टाइप्स हैं और फिर उनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट एक चीज़ दूसरे के साथ जो है वो डिफरेंशिएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सिम्पटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज़, ठीक है? एडल्ट्स का अलग है, चिल्ड्रन का अलग है, उससे भी आइडिया हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे उसके बैक एंड पे कॉज़ क्या है? किस वजह से वो डिसऑर्डर हुआ है? फिर उसके साथ जो है हम वो ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताती हूँ स्टूडेंट्स को बिकॉज़ मेरा फ़ोकस होता है कि DSM-5 जो है वो बच्चों को एट लीस्ट इतनी स्टूडेंट्स को आ जाए कि वो फर्दर उनके सामने कोई डिसऑर्डर की बात करे तो उनको ऑलरेडी चुटकियों में आइडिया हो कि इसके बाद है क्या। और अभी तक मैं गारंटी देती हूँ कि मेरे साथ जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक पढ़ा है, उन्होंने आज तक वो मुझे अभी भी यही कहते हैं कि हम आज तक जो है बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं हमारे सामने कोई भी डिसऑर्डर की बात करता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है? प्रोग्नोसिस का मतलब ये होता है कि कितना फेवरेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं वो हम इज़िली जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं। कुछ डिसऑर्डर जो है हम ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है? अब जैसे एक पर्सन को डिप्रेशन है, तो दिस इज़ द फेवरेबल इन अ वे कि हम उसको बहुत अच्छे से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। इन द ऑपोजिट अगर एक पर्सन को शिज़ोफ्रेनिया है, ठीक है? ऐसा डिसऑर्डर जो लाइलाज है, जिसको हम इलाज नहीं कर सकते, तो वो क्या है, हम उसको कह सकते हैं कि ये प्रोग्नोसिस क्या है कि वो पर्सन का वो फ़ेवरेबल नहीं है। उसको थ्रू आउट उसको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होगी, थ्रू आउट उसको फर्दर जो है अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ट्रीटमेंट रखना होगा, ठीक है? तो प्रोग्नोसिस का मतलब ये होता है कि आप ये लिखते हो कि कितने ईज़िली, कितना टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्लाइंट जो है वो ट्रीट हो जाएगा।